नमस्कार। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं, लगभग 2500 साल। कल्पना कीजिए कि हम एक प्राचीन भारत के ऑपरेटिंग थिएटर में खड़े हैं। हम्म। हमारे सामने एक मरीज है और एक सर्जन तैयारी कर रहा है। आज की हमारी पड़ताल इसी दुनिया पर है और हमारा जरिया है सुश्रुत संहिता। बिल्कुल। और हमारे पास है इसका सूत्र स्थान का 5वां अध्याय, आग्रोपहरणीय अध्याय। अब ये नाम ही अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है। तो चलिए समझते हैं इस अध्याय का नाम इतना अनोखा क्यों है, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये नाम ही सब कुछ बता देता है। आग्रोपहरणीय का सीधा सा मतलब है पहले से इकट्ठा की जाने वाली सामग्री। पहले से इकट्ठा की जाने वाली, मतलब एक तरह की तैयारी की लिस्ट। हाँ, पर ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि शॉपिंग लिस्ट नहीं है। यह एक मानसिकता है, एक दर्शन है। यह अध्याय हमें बताता है कि एक सफल सर्जरी का सबसे बड़ा हिस्सा ऑपरेशन टेबल पर नहीं, बल्कि उससे बहुत पहले तैयारी में ही पूरा हो जाता है। वाह। ये उस दौर की सोच की गहराई दिखाता है। ये कोई जुगाड़ नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। ठीक है, तो चलिए इस सिस्टम को परत दर परत खोलते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि सुश्रुत किसी भी सर्जरी को 3 मुख्य हिस्सों में बांटते थे: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। ये तो बिल्कुल आज के प्री ऑप, मेन ऑपरेशन और पोस्ट ऑप केयर जैसा लग रहा है। क्या ये वाकई इतना आधुनिक था? बिल्कुल। और यही बात इसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाती है। पूर्व कर्म यानी ऑपरेशन से पहले की हर एक तैयारी, सही औजार चुनने से लेकर मरीज को मानसिक रूप से तैयार करने तक। प्रधान कर्म है असल सर्जिकल प्रक्रिया, यानी चीरा लगाना और जो भी जरूरी काम है उसे सटीकता से करना। और पश्चात कर्म है ऑपरेशन के बाद की देखभाल, जिसमें घाव भरने से लेकर मरीज की पूरी रिकवरी तक का ध्यान रखना शामिल है। मतलब उन्होंने पूरी सर्जिकल यात्रा का एक नक्शा ही तैयार कर दिया था। बिल्कुल, एक पूरा ढांचा। और इसी ढांचे के अंदर मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ग्रंथ में 8 अलग-अलग तरह की सर्जिकल तकनीकों का जिक्र है। हाँ। 8। इसका मतलब उनके पास हर समस्या के लिए एक अलग और विशिष्ट समाधान था। ये एक चाकू से सब कुछ वाला नजरिया तो नहीं लगता। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं थी। ये 8 शस्त्र कर्म असल में नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये सर्जरी की भाषा के 8 क्रिया शब्द हैं, वर्ब्स हैं। क्रिया शब्द? हाँ, मतलब ये सिर्फ तकनीकों की लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा एक वैचारिक ढांचा है। सोचिए उस जमाने में इस स्तर का वर्गीकरण कितना क्रांतिकारी रहा होगा। तो ये 8 क्रिया शब्द क्या थे, मतलब वे क्या क्या कर सकते थे? संक्षेप में बताऊं तो छेद्य का मतलब है काटना या किसी हिस्से को शरीर से अलग करना, एक्साइजिंग? जैसे कोई ट्यूमर हटाना। ठीक है। भेद्य है चीरा लगाना या फोड़ना, इंसाइजिंग? जैसे किसी फोड़े को चीरना, खुरचकर साफ करना। वेद्य है छेदना या पंक्चरिंग। छेदना? हाँ, जैसे किसी नस से खराब खून निकालना। फिर आता है ऐश्य, जिसका मतलब है प्रोबिंग या जांच करना, यानी किसी घाव की गहराई या उसके रास्ते का पता लगाना। ओके। आहर्य का अर्थ है बाहर निकालना, एक्सट्रैक्शन, जैसे शरीर में धंसा कोई कांटा या तीर का टुकड़ा। विस्राव्य है किसी जगह जमा हुए मवाद को बाहर निकालना, ड्रेनिंग। और आखिर में सिव्य यानी सिलाई करना, सूचरिंग। ये तो एक पूरी सर्जिकल टूलकिट है। ये दिखाता है कि ये अनुमान पर आधारित काम नहीं, बल्कि एक संहिताबद्ध विज्ञान था। बिल्कुल। कमाल है। चलिए इस यात्रा के पहले चरण पर आते हैं, यानी पूर्व कर्म पर तैयारी की उस लिस्ट में जिसे आग्रह संग्रहण कहा गया, क्या क्या शामिल था? एक प्राचीन सर्जन क्या क्या सामान जुटाता था? ये लिस्ट बहुत व्यापक और दिलचस्प है। इसमें मुख्य रूप से 4 स्तंभ हैं। पहला यंत्र, ये भोथरे या ब्लंट उपकरण थे, जैसे कि चिमटी वगैरह। हाँ बिल्कुल, चिमटी, संसी, जिनका काम पकड़ने या खींचने का होता था। दूसरा शस्त्र, ये तेज धार वाले उपकरण थे, यानी चाकू, सुई वगैरह। ठीक है। तीसरा स्तंभ थोड़ा चौंकाने वाला है, क्षार यानी कास्टिक एल्कली। कास्टिक एल्कली मतलब केमिकल? हाँ, वो असल में केमिकल सर्जरी कर रहे थे, बिना चाकू के अनचाहे ऊतकों को घोल कर हटाना। और चौथा स्तंभ था अग्नि। अग्नि? हाँ, यानी दागना या कॉटराइजेशन, मतलब आग का इस्तेमाल? हाँ, ये तो सुनने में ही थोड़ा डरावना है। इसका मकसद क्या था? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, रक्त स्राव को रोकना, जिसे हम आज हीमोस्टेसिस कहते हैं। सदियों तक सर्जनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऑपरेशन के दौरान बहते खून को रोकना ही थी। सुश्रुत के पास इसका समाधान था। यह रक्त वाहिकाओं को तुरंत बंद करने की एक प्रभावी तकनीक थी। समझी। इन 4 स्तंभों के अलावा सूची में जलोका यानी जोंक का भी जिक्र है। जोंक? लीच थेरेपी? हाँ, खराब खून चूसने के लिए। तो हमारे पास उपकरण है, केमिकल है और आग भी है।
लेकिन सिर्फ यही तो नहीं था, है ना? स्रोत में और भी चीजों का जिक्र है। हाँ, व्यवहारिक चीजों की भी एक लंबी सूची है। शहद, घी, दूध, तेल, औषधीय लेप, काढ़े, पट्टियां, पंखा और ठंडा गर्म पानी। लेकिन ये सब तो भौतिक तैयारी हुई। जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है मानवीय पहलू। मानवीय पहलू? औजारों और दवाइयों की लिस्ट में इंसान कहाँ से आ गए? क्या सुश्रुत ने सर्जिकल टीम के बारे में भी कुछ कहा था? यही तो इस ग्रंथ की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि तैयारी में स्निग्धा, स्थिरः, बलवन्तः, परिकर्मिणः भी होने चाहिए। इसका मतलब? यानी ऐसे सहायक जो स्नेही हों, जिनका मन और हाथ स्थिर हो और जो शारीरिक रूप से बलवान हो। स्नेही? एक सर्जन के सहायक का स्नेही होना क्यों जरूरी है? स्थिर और बलवान होना तो समझ में आता है। क्योंकि सुश्रुत समझते थे कि सर्जरी सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक अनुभव भी है। मरीज डरावा होता है, उसे दर्द होता है। सही बात है। ऐसे में अगर सहायक सिर्फ तकनीकी रूप से कुशल हैं, लेकिन रूखे हों, तो मरीज का डर और बढ़ जाएगा। एक स्नेही और शांत सहायक का होना एक मजबूत मनोवैज्ञानिक सहारा देता है। वाह! मतलब वो सिर्फ शरीर का इलाज नहीं कर रहे थे, वे पूरे इंसान का इलाज कर रहे थे। बिल्कुल। तो तैयारी पूरी हो गई है। कमरा, औजार, दवाइयाँ और सबसे जरूरी इंसानी सहारा भी तैयार है। अब हम आते हैं मुख्य प्रक्रिया यानी प्रधान कर्म पर। स्रोत बताते हैं कि सर्जरी शुरू करने से पहले शुभ तिथि, नक्षत्र और देवताओं की पूजा की जाती थी। अब यहाँ पर एक आधुनिक श्रोता थोड़ा अटकेगा। ये सब तो अंधविश्वास जैसा लगता है। क्या हम यहाँ चिकित्सा के दायरे से निकलकर कर्मकांड में नहीं जा रहे हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसे दो नजरियों से देखा जा सकता है। पहला, हाँ, ये उस जमाने की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा था, लेकिन इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मनोवैज्ञानिक पहलू? हाँ, सोचिए, जब मरीज को ये बताया जाता है कि उसके ऑपरेशन के लिए सबसे शुभ घड़ी चुनी गई है और देवताओं का आशीर्वाद लिया गया है, तो उसके मन पर क्या असर पड़ेगा? उसका डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिल्कुल, मन में एक सकारात्मकता आएगी। ये एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट या मरीज को मानसिक रूप से मजबूत करने का तरीका था। मतलब उस दौर का प्री ऑपरेटिव साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कह सकते हैं, ये मन और शरीर के जुड़ाव को समझने का एक तरीका था। जब मन शांत होता है तो शरीर दर्द को बेहतर तरीके से झेलता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। अच्छा, इन तैयारियों के बाद असल प्रक्रिया कैसे होती थी? चीरा लगाने को लेकर क्या निर्देश थे? प्रक्रिया बहुत सटीक और सुनियोजित थी। रोगी को हल्का भोजन कराकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बिठाया जाता था, जबकि सर्जन पश्चिम की ओर मुंह करके बैठता था। रोशनी के लिए? हाँ, ताकि भरपूर रोशनी मिले। और चीरा लगाने के निर्देश तो वो आज भी किसी भी सर्जिकल टेक्स्ट बुक में लिखे जा सकते हैं। सबसे पहला और सख्त निर्देश था मर्म स्थानों, सिराओं और स्नायुओं को बचाते हुए। मतलब वाइटल पॉइंट्स, नसें और लिगामेंट्स को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, ये शरीर रचना विज्ञान की गहरी समझ को दिखाता है। और चीरे की तकनीक के बारे में? तकनीक भी बहुत स्पष्ट थी। चीरा बालों की दिशा में लगाया जाता था ताकि घाव आसानी से भरे। चीरा इतना गहरा होना चाहिए कि मवाद या समस्या वाली जगह साफ दिखे, पर उससे ज्यादा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या? चाकू को एक ही बार में बिना हिचकिचाए तेजी से चलाना और निकालना होता था। मतलब एक सिंगल क्लीन कट। हाँ, बार बार चीरा लगाने से ऊतकों को ज्यादा नुकसान होता है। ग्रंथ में एक आदर्श सर्जन के गुणों और एक आदर्श घाव के गुणों का भी जिक्र है। ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। एक अच्छे सर्जन में क्या गुण होने चाहिए थे? एक आदर्श सर्जन के लिए उन्होंने जो गुण बताए हैं वे सार्वभौमिक हैं। शौर्य यानी साहस, आशुक्रिया यानी तेजी से काम करने की क्षमता, शस्त्र तैक्ष्ण्यम यानी हमेशा तेज धार वाले औजार रखना, अस्वेद अवेपथु यानी काम करते समय पसीना न आना या हाथ न कांपना, और असम्मोह मतलब तनाव में भी भ्रमित न होना, क्लियर हेडेडनेस। वाह, ये तो आज के किसी भी शीर्ष सर्जन का बायोडाटा हो सकता है। शांत, स्थिर और सटीक। बिल्कुल, यह विचार कालातीत है। और एक आदर्श घाव कैसा होता था? चीरा लगाने के बाद उसे कैसा दिखना चाहिए? एक आदर्श घाव के गुण थे आयत यानी लंबा, विशाल यानी चौड़ा, सम यानी समतल, और सुविभक्त मतलब जिसके किनारे स्पष्ट हों, कटे फटे ना हों। और एक और था शायद, निराश्रय। हाँ, निराश्रय यानी जिसके अंदर कोई खाली जगह या पॉकेट ना हो जहां मवाद जमा हो सके। ये सब ये सुनिश्चित करने के लिए था कि घाव जल्दी और बिना जटिलता के भरे। शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग आकार के चीरों का भी जिक्र है। तिरछा, गोलाकार, अर्धचंद्राकार। ये इतनी ज्यादा बारीकी क्यों? क्या एक सीधा चीरा काफी नहीं था? नहीं, और यहीं पर उनकी शारीरिक रचना की समझ और गहरी होती दिखती है। हर हिस्से की बनावट, मांसपेशियों का खिंचाव, नसों का जाल अलग होता है।
इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि नसों और लिगामेंट्स को बचाया जा सके, दर्द कम हो और घाव प्राकृतिक रूप से बिना ज्यादा खिंचाव के भर जाए। मतलब ये सिर्फ काटना नहीं था, ये शरीर की संरचना का सम्मान करते हुए उसे ठीक करना था। बिल्कुल सही। तो ऑपरेशन हो गया। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, पश्चात कर्म, ऑपरेशन के बाद की देखभाल। इस चरण के लिए सुश्रुत का क्या मार्गदर्शन था? पश्चात कर्म भी उतना ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक था। प्रक्रिया के तुरंत बाद मरीज को आश्वस्त करने के लिए उसे ठंडे पानी से सहलाया जाता था। अच्छा। फिर घाव के आसपास औषधीय तेल से धीरे धीरे मालिश की जाती थी ताकि रक्त संचार बना रहे। इसके बाद घाव को औषधीय काढ़े से धोया जाता था और फिर उसमें औषधीय पेस्ट से बनी एक बत्ती, जिसे वर्ती कहते हैं, रखकर पट्टी बांध दी जाती थी। यहाँ पर फिर से दो चीजें सामने आती हैं जो आधुनिक कान को अजीब लग सकती हैं। धूपन यानी औषधीय धुनी देना और रक्षा कर्म यानी रक्षा मंत्रों का पाठ। तो क्या ऑपरेशन के बाद वे कमरे में धुआं करते थे और मंत्र पढ़ते थे? इसका क्या लॉजिक था? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। धूपन में गुगलू, नीम और घी जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था। आज हम जानते हैं कि इन सभी चीजों में शक्तिशाली एंटीसेप्टिक और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का एंशिएंट स्टेरिलाइजेशन या फ्यूमिगेशन था। हाँ बिल्कुल, ये उस कमरे और वातावरण को संक्रमण मुक्त करने की एक प्रक्रिया थी। और रक्षा कर्म या मंत्रों का क्या? जहां तक रक्षा कर्म का सवाल है, तो ये आध्यात्मिक होते हुए भी एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक उपकरण था। दर्द में पड़े चिंतित मरीज के पास बैठकर जब कोई शांत स्वर में मंत्र पाठ करता है, तो ये उसके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, उसकी चिंता कम होती है। मतलब ये ठीक होने के लिए एक सकारात्मक मानसिकता बनाता है। बिल्कुल। ये आज की साइकोसोमैटिक दवा की अवधारणा से बहुत दूर नहीं है, जहां हम मानते हैं कि मन की स्थिति शरीर पर सीधा असर डालती है। तो ये एक साथ संक्रमण नियंत्रण और मनोचिकित्सा दोनों का काम कर रहा था। अविश्वसनीय है। हाँ। और व्यावहारिक सलाह के बारे में क्या? जैसे पट्टी बदलना या खान पान का परहेज। इसमें भी बहुत गहरी वैज्ञानिक सोच दिखती है। पट्टी बदलने के लिए एक मौसमी समय सारणी थी। मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से? हाँ, जैसे सूखी सर्दियों में 3 दिन बाद पट्टी बदलने को कहा गया है। लेकिन वर्षा ऋतु में जब नमी के कारण संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो हर दूसरे दिन पट्टी बदलने की सलाह थी। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। और मरीज की जीवन शैली के बारे में? हाँ, कहा गया है कि घाव भरने के बाद भी मरीज को सावधान रहना चाहिए। उसे अपच पैदा करने वाले भोजन, अत्यधिक व्यायाम, क्रोध और भय जैसी तीव्र भावनाओं से बचने की सलाह दी जाती थी। और दर्द कम करने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपाय बताया गया है, यष्टि मधु यानी मुलेठी से बने गुनगुने घी का इस्तेमाल करना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि सुश्रुत की सर्जरी सिर्फ चाकू चलाने की कला नहीं थी। ये एक असाधारण रूप से व्यवस्थित 3 चरणीय दृष्टिकोण था। इसमें उन्नत शल्य कौशल को गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक देखभाल के साथ जोड़ा गया था। बिल्कुल। चीरे के आकार से लेकर सहायकों के व्यवहार और ऑपरेशन के बाद के आहार तक हर छोटी से छोटी बात पर अविश्वसनीय रूप से गहरा ध्यान दिया गया था। बिल्कुल सही। ये ग्रंथ सर्जरी को केवल एक यांत्रिक क्रिया के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक समग्र उपचार प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये शरीर और मन दोनों को एक साथ ठीक करने का विज्ञान है। ये सिर्फ घाव को नहीं, बल्कि रोगी को ठीक करने पर केंद्रित है। ये सच में अद्भुत है और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। ये ग्रंथ एक भौतिक घाव को भरने का अविस्मरणीय विवरण देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आज की आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में जब हम शारीरिक उपचार की बात करते हैं, तो हम रोगी के आंतरिक वातावरण यानी उसके मन, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा पर कितना ध्यान देते हैं। क्या हमने इस समग्र दृष्टिकोण का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा कहीं पीछे छोड़ दिया है?